हेलो, नमस्कार सभी को। चलिए आज हम सीएनएस का अंतिम पार्ट मेरुरज्जु पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हमने मेरुरज्जु का पार्ट 1 पढ़ा था, उसमें उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी। आज हम उसी का रिफ्लेक्स एक्शन यानी उसका मेन फंक्शन देखते हैं। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क विच इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि हम प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है भाई? प्रतिवर्ती क्रिया होता है। क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब प्रतिवर्ती क्रिया और रिफ्लेक्स आर्क का मतलब प्रतिवर्ती चाल। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसके बारे में बताया किसने? तो ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम मार्शल होल था। उन्होंने सबसे पहले इसको बताया। रिफ्लेक्स एक्शन कहते किसे हैं? तो शरीर में ऐसी कोई भी प्रक्रिया जो कि बहुत ही तेज गति से अपने आप अनैच्छिक रूप से स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इसको मैंने शरीर में किसी उद्दीपन के कारण होने वाली स्वतः तीव्र अनैच्छिक क्रिया के बारे में लिखा है। तो ये क्या, किसकी डेफिनेशन हुई? ये प्रतिवर्ती क्रिया की डेफिनेशन हुई। या मैं ये भी कह सकता हूं कि रैपिड ऑटोमेटिक एक्शन, रैपिड ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री रिएक्शन या रेस्पॉन्स टू एनी अदर स्टिमुलेशन। तो बहुत तेज गति से होने वाली क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति। अब हम देखते हैं कि ये जो रिफ्लेक्स होते हैं यानी प्रतिवर्त होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिवर्त मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम सिंपल प्रतिवर्त और दूसरे को बोलते हैं हम कंडीशनल यानी कि अनुबंधित प्रतिवर्त। तो प्रतिवर्ती क्रिया भी दो प्रकार की हो गई, एक सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं और एक होते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले सरल प्रतिवर्त क्या होता है। तो सरल प्रतिवर्त को समझने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जन्मजात होती है, यानी इनबॉर्न जो रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी लेके पैदा होती है वो कौन से होते हैं? वो होते हैं सिंपल रिफ्लेक्स। और इसको पहचाने कैसे? यानी ऐसे रिफ्लेक्स होते हैं जिनको कंट्रोल सिर्फ मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। इसमें ब्रेन का कोई भाग काम नहीं करता या कोई भाग काम नहीं आता। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन जो हैं, सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन जो हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? एक तो नेचुरल है या जन्मजात है जिसको कि हम प्राकृतिक कहते हैं। दूसरा विदाउट लर्निंग यानी इनको सीखना नहीं पड़ता, इनको सीखना नहीं पड़ता इसका मतलब जन्म के साथ हम लेके पैदा होते हैं। और ये कंट्रोल किसके द्वारा किए जाते हैं? सिर्फ मेरुरज्जु के द्वारा किए जाते हैं। और दूसरे प्रकार के जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं या अनुबंधित प्रतिवर्त। और इसका मतलब ये है कि ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जो कि अकेले स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा सकते, तो उसके लिए कौन चाहिए? उसके लिए आपका सेरिबेलम भी चाहिए, क्योंकि ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं और अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन का सेरिबेलम करता है। तो सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के किसी रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करते हैं, तो वो होंगे कंडीशनल। तो हमने ये देखा कि कंडीशनल रिफ्लेक्स तो क्या हुआ? अनुबंधित, यानी किसी के साथ इनकी बॉन्डिंग होनी है। अब बॉन्डिंग कैसे? तो हम ये कह सकते हैं जन्म के साथ हम लेकर इनको पैदा नहीं होते। तो फिर ये कैसे पता करेंगे कि ये कंडीशनल है? तो इसके लिए इनको सीखना पड़ता है। व्यक्ति एक्सपीरियंस से सीखता है या ट्रेनिंग के द्वारा सीखता है या फिर अनुभव के द्वारा सीखता है, अधिगम के द्वारा सीखता है। तो लर्निंग हो, ट्रेनिंग हो, एक्सपीरियंस हो, उनके द्वारा सीखा गया जो रिफ्लेक्स होगा उसे हम कहेंगे अनुबंधित या कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे आर्मी में जो ट्रेनिंग होती है जैसे ही कोई सामने से अफसर गुजरता है तो सोल्जर तुरंत उसको सैल्यूट करता है। वाई? क्योंकि उसको ट्रेंड किया गया है, उसने ये रिफ्लेक्स सीख लिया है। ऐसे देखिए
इसके तो ये तो हमने देख लिया दोनों में डिफरेंस क्या है। ये सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होगा और ये स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम दोनों के द्वारा कंट्रोल होगा। इसको सीखा जाएगा, इसको सीखने की जरूरत नहीं है। तो दोनों प्रकार के हमने देखे। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमने सिंपल रिफ्लेक्स के कुछ एग्जांपल लिखे हैं, ब्लिंकिंग, पिपलरी और नीजर। नीजर का मतलब यहाँ पर कोई घुटने के ऊपर कोई चोट लगती है वो नीजर को, या आपके जो एडी होती है एंकल वहाँ कोई आपके पिन चुभ गई हो, या कोई कांटा चुभ रहा है, या गर्म वस्तु से आपके हाथ छू रहा है, या अचानक तेज प्रकाश की बीम आपकी आई में आ रही है, आपकी पुतली अचानक बंद हो रही है, या अचानक लाइट चली गई तो आपकी पुतली क्या है फैल रही है। तो ये जो सारे हैं वो सिंपल प्रतिवर्त हैं। और कंडीशनल जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंस ट्रेनिंग के द्वारा आते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो जैसे ये डांसिंग है, डायरेक्ट डांस किसी को नहीं आता, जैसे मेरे को भी नहीं आता, लेकिन उसकी ट्रेनिंग के द्वारा सीखा जा सकता है। उसी के द्वारा स्विमिंग है, तैरना है, लिखना है। पहले हम लिखना नहीं जानते थे लेकिन धीरे धीरे सीख गए क्योंकि हमने सीखा है ये रिफ्लेक्स। और साइकिलिंग है, ड्राइविंग है, टाइपिंग है, ये सारे के सारे कंडीशनल होते हैं। और कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में किसने बताया? एक रूस के फिजियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था इवान पावलोव। उनको इसके लिए नोबेल अवार्ड किया गया, नोबेल प्राइज भी। तो उन्होंने क्या किया, एक डॉग के ऊपर प्रयोग किया और उस डॉग को उन्होंने खाना देने से पहले बेल बजाई, यानी घंटी बजाई। तो पहले घंटी बजाई, उसके बाद में उन्होंने उसको खाना दिया। इस दौरान क्या है कि खाने के देखते ही क्या है, आप जानते हो लार का सिक्रीशन होता है, तो कुत्ते ने क्या है लार जो है सिक्रीशन स्टार्ट किया। तो घंटी बजाने के बाद में रोटी दी तो लार का श्रावण हुआ। अब पावलोव साहब ने क्या किया, कुछ समय बाद में केवल घंटी बजाई और रोटी दी नहीं, लेकिन जैसे ही कुत्ते को घंटी की आवाज आती उसको लगता कि अब मुझे खाना मिलने वाला है, इसलिए भी उसके क्या है लार का सिक्रीशन होने लगा। तो हम ये कह सकते हैं कि घंटी के साथ में उसका रिफ्लेक्स बॉन्ड हो गया, यानी प्रतिबंधित हो गया, इसलिए इसे हम कहते हैं प्रतिबंधित प्रतिवर्त। देखिए घंटी बजाने के साथ में रोटी देते हैं तो लार का श्रावण होता है। ऐसा किसने पता किया था? पावलोव साहब ने। और केवल घंटी बजाने से भी लार का श्रावण हुआ तो इसको हम बोलेंगे प्रतिबंध प्रतिवर्त। जबकि ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सरल प्रतिवर्त, सरल प्रतिव्रत। और ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि हम बात करते करते जूतों के फीते बांध लेते हैं, या कहीं जा रहे हैं अचानक नीचे झुके, पास में कोई कुत्ता है, वो देखता है कि मुझे मारने के लिए ये पत्थर उठा रहे हैं तो वो दौड़ जाता है। जैसे ही हम कक्षा में बैठे रहते हैं और अध्यापक को आता हुआ क्लास में देख के खड़े हो जाते हैं, तो ये जो है ये सारे के सारे अनुबंधित प्रतिवर्त है क्योंकि हमने इनको सीखा है। अब एक प्रतिवर्ती क्रिया को हम किस तरह से बताएं, किस तरह से समझाएं, उसके लिए मैंने देखिए एक डायग्राम बनाया है। ये आप देखते हो मेरुरज्जु है और मेरुरज्जु से मैंने कुछ तंत्रिकाएं निकाली हैं। एक तंत्रिका मैंने डोर्सल रूट से निकाली है, एक वेंट्रल रूट से निकाली है। यहाँ मैंने एक नी जर्क का अपने एग्जाम्पल लिया है कि किस तरह से प्रतिवर्त होगा। तो ये जो नी जर्क इफेक्ट वाला है, यहाँ आप देख रहे हो कि मान लीजिए कि अचानक आपकी एड़ी में कोई कांटा चुभ जाता है या आपके घुटने के ऊपर कोई मारता है तो आपका पाँव जो है हिलेगा डुलेगा या वहाँ से उस सिचुएशन से निकलने का प्रयास करेगा। तो वो कौन सा मार्ग होगा, कैसे करेगा? तो देखिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि आपके घुटने के ऊपर कोई जर्क किया जाता है तो आपकी यहाँ की मसल्स जो हैं, जो ग्राही के रूप में काम करने वाली है, इस सूचना को लेगी। और जब पता है कि ये पेन वाली सूचना है तो पेन वाली सूचना है यानी दर्द वाली सूचना है, पीड़ा वाली सूचना है, तो इसको वो क्या करेगी, अपने ऑर्गन को देगी। हमारी ऑर्गन जो जांघ है वो जांघ क्या करेगी, उसमें कुछ न्यूरॉन्स होंगे, वो न्यूरॉन्स उसको आगे लेके जाएंगे। तो देखिए यहाँ रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर से इस सूचना को लेकर जाने वाली जो तंत्रिकाएं होगी वो सारी की सारी तंत्रिकाएं एफरेंट न्यूरॉन्स कहलाएगी और ये मिलकर के जो प्रवाह बनाएगी, जो पथ बनाएगी, वो अभिवाही प्रवाह या अभिवाही पथ कहलाएगा, एफरेंट जो पाथ कहलाएगा। और ये जाएगा कहां पर, जो डोर्सल रूट गैंग्लिया है, अर्थात हमारा जो मेरुरज्जु है, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मौजूद मेरुरज्जु है, उसका जो आप कहें कि बाहर जहाँ डोर्सल रूट है उसके बाहर जो गैंग्लिया है वहाँ पे लेके जाएगी और ऐसे करके ये सूचना अंततः पहुँच जाएगी कहाँ पर,
कहां पर पहुंच जाएगी, ये ग्रे मैटर में पहुंच जाएगी और ग्रे मैटर में यानी दूसरे क्रम में पहुंचने के बाद इसको एनालिसिस किया जाएगा और चूंकि ये सिंपल रिफ्लेक्स है इसलिए इसका डिसीजन भी यही होना है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ न्यूरॉन्स होंगे जो कि दूसरी न्यूरॉन्स से कनेक्टेड होंगे और ये जो न्यूरॉन्स है इनको बोलते हैं इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स या एसोसिएशन न्यूरॉन्स। और ये न्यूरॉन्स क्या करेंगे, इस सूचना को इससे इसके जो अधर मूल है, ये जो अधर मूल है, यहाँ पर कौन सा मूल है भाई, अधर मूल, इससे निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती है जिनको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स या चालक तंत्रिकाएं, चालक न्यूरॉन, उनके द्वारा इस सूचना को आगे लेके जाएगा और आगे ले जाने के वजह से इस पथ को हम कहेंगे एफरेंट, एफरेंट की जगह नहीं हम क्या कहेंगे, इफरेंट पाथ। और इफरेंट पाथ के थ्रू ये सूचना पहुंच जाएगी कहां, हमारे इफेक्टर ऑर्गन के तक पहुंच जाएगी। और इफेक्टर ऑर्गन कौन होगा, या तो कोई ग्लैंड होगी या कोई मसल्स होगी। तो जो ग्लैंड और मसल्स है तुरंत वो रिएक्टिविटी करेगी और हमारा जो पाम है वो वहां से पीछे हट जाएगा। देखिए आप, पहले यहां था, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। तो कुल मिलाकर के जो ये प्रतिक्रिया आप देख रहे हो, ये प्रतिक्रिया ही क्या कहलाएगी, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाएगी। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान में रखने की है, देखिए आप कि प्रतिवर्ती क्रिया को हम लिखे कैसे हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया या प्रतिवर्ती चाप को समझाने के लिए आपको 5 स्टेप याद रखने हैं। वो कौन कौन से, पहला जो स्टेप है वो है रिसेप्टर। रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं, ग्राही अंग कहते हैं, ग्राही अंग। अब इस ग्राही अंग का दूसरा नाम होता है संवेदी अंग। इसी को क्या कहते हैं, संवेदी अंग, अर्थात संवेदना को ग्रहण करने वाला अंग। तो देखिए ये संवेदना को ग्रहण कर रहा था। अब ये ग्राही अंग या संवेदी अंग कौन होगा, या तो कोई ग्रंथि होगी या फिर कोई मसल्स होगी यानी पेशी होगी। तो जहां ये सेंसरी ऑर्गन है उसे हम रिसेप्टर कहते हैं। तो पहला बिंदु रिसेप्टर के द्वारा उद्दीपन को ग्रहण किया जाएगा और फिर वहां से सूचनाओं को मेरुरज्जु की तरफ लेकर जाने वाली जो तंत्रिकाएं होंगी उनको हम बोलेंगे संवेदी तंत्रिकाएं, संवेदी तंत्रिकाएं या संवेदी न्यूरॉन। और ये जो संवेदी न्यूरॉन है इस सूचना को लेके जाएगी डोर्सल रूट में, ये रही डोर्सल रूट, और फिर ग्रे मैटर में पहुंच जाएगा, ये अंदर आ गया, फिर इंटर न्यूरॉन में पहुंच जाएगा यहाँ पर, फिर वेंट्रल रूट में यानी इस जगह पर ये वेंट्रल रूट रहा। और एनालिसिस होने के बाद में मोटर नर्व, मोटर नर्व को आप क्या बोलते हो, चालक तंत्रिका, और चालक तंत्रिका से फिर इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन आपका कौन सा होगा, जहां संवेदी अंग ने जो उद्दीपन ग्रहण किए थे वहां पर प्रतिक्रिया करने के लिए जो ऑर्गन होगा वो इफेक्टर होगा। और इफेक्टर जहां है उसके पास ये सूचना पहुंचेगी तो वो रेस्पॉन्स करेगा, और रेस्पॉन्स को आप कहते हो क्या, प्रतिक्रिया। क्या कहते हो, प्रतिक्रिया। तो हम ये कहेंगे कि भले ही आपसे प्रतिवर्ती क्रिया पूछी जाए या प्रतिवर्ती चाप पूछा जाए, आपको 5 स्टेप लिखने हैं। पहला स्टेप मैंने लिखा है क्या, रिसेप्टर। दूसरा, इस सूचना को मेरुरज्जु तक ले जाने के लिए सेंसरी नर्व होंगे। फिर तीसरा, मेरुरज्जु में पहुंचने के बाद ग्रे मैटर में कुछ इंटर न्यूरॉन्स होंगे जो कि उस सूचना को मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाने वाले हैं। तो पहला रिसेप्टर, दूसरा सेंसरी न्यूरॉन, तीसरा इंटर न्यूरॉन, चौथा कौन सा हो गया, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन या नर्व यानी अभिवाही जो न्यूरॉन्स होते हैं वो, उसके बाद में इफेक्टर ऑर्गन। तो 5 स्टेप के अंदर 5 टोटल स्टेप कितने हो गए इसके ओनली 5 स्टेप हो गए जिसके थ्रू प्रतिवर्ती क्रिया होने वाली है। यहां पर एक चीज ध्यान में रखने की है, वो ये ध्यान में रखने की है कि साहब मैंने एक चीज लिखी है कि रिफ्लेक्स आर्क किसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है। तो रिफ्लेक्स आर्क किसे कहेंगे, तो इसका मतलब होता है पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, और पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रतिवर्ती क्रिया का, प्रतिवर्ती क्रिया का मार्ग,
प्रतिवर्ती क्रिया का जो मार्ग होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि साहब भोजन को खाने से लार उत्पन्न होती है, एक भोजन को की खुशबू से लार स्रावित होती है, तो उसमें कौन सा रिफ्लेक्स होगा? तो देखिए, भोजन चखना, भोजन को आपने चख लिया तो इससे क्या हुआ, लार श्रावण हुआ, और ये लार श्रावण हुआ तो इसे हम कहेंगे सरल प्रतिवर्त। इसको कौन सा कहेंगे? सरल प्रतिवर्त। और एक है भोजन की खुशबू आई आपको, भोजन की खुशबू, यानी आपका कोई फेवरेट भोजन है और वो कहीं पक रहा है और उसकी स्मेल आपने पहचान ली है, और ऐसी कंडीशन में लार का श्रावण होता है तो वो होता है प्रतिबंधित, प्रतिबंधित प्रतिव्रत। तो आप समझ गए होंगे, मेरा मतलब ये है कि प्रतिबंधित वो होगा जो ट्रेनिंग से, एक्सपीरियंस से या लर्निंग से सीखा जाएगा, और जबकि सिंपल वो होगा जिसको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जन्म के साथ हम लेकर के पैदा हुए हैं, और जन्म से जो लेके पैदा हुए हैं वो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे, और जो सीखे हुए हैं वो ट्रेनिंग जो आपने ली है, एक्सरसाइज करके हम क्या है कि अपने आप को जो तंदुरुस्त बनाते हैं, तो ये सारे ऐसे रिफ्लेक्सेस हैं, वो सारे प्रतिबंधित होंगे। लेकिन एक चीज आपको जरूर ध्यान में रखने की है कि कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा होगा जो समय के साथ अगर आप उसको याद नहीं रखें, अगर उसको कैरी ऑन नहीं रखें, तो वो परमानेंट नहीं रहता, वो हट जाता है, तो वो है प्रतिबंधित। इसीलिए मैंने यहाँ पर देखिए इस अनुबंधित को नॉन परमानेंट लिखा हुआ है, या मैं कहूँ ये अस्थायी होता है, और जबकि सरल प्रतिवर्त हमेशा स्थायी होता है। तो इस तरह से आज हमने प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है और प्रतिवर्ती चाप यानी प्रतिवर्ती क्रिया का मार्ग क्या होता है, इस तरह से हमारा CNS कंप्लीट होता है। अब CNS के बाद में जो PNS है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए और वीडियोज को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।